हाँ, होना यही चाहिए। चलो अच्छा शुरू करते हैं। क्योंकि घर वालों पूरा करना, हाँ, ये कि आप कैसे चले कहीं और जा रहे कहीं, है ना? इस क्वेश्चंस के बारे में बता रूपल, देखिए बता देगी क्या? निराश नहीं होना, तो फिर ऐसे तो हंसती जो अच्छी लगती है तो हंसते रहा वैसे एकदम सीरियस हो जाती है तो ऐसा लगता है पता नहीं भाई क्या इसका कुछ हो गया है ना। यहाँ देखो चैप्टर्स की, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या देखो, ये आपके पास इंजीनियरिंग है, एच है यहाँ पर, CH3Cl की रिएक्शन की थी आपने, CH3Cl को मैंने ऐसे उल्टा करके लिखा है, और यहाँ पे AlCl3 आपका, यहाँ पर प्रोडक्ट बनी क्या, ये प्रोडक्ट बनी फिर का रिएक्शन है, एक Cl को एक बेंजीनिंग चाहिए। अगर बाई चांस आप रिएक्शन करते हैं ऐसे रूपल, अगर आपके पास ये रिएक्शन है और CH2Cl2 है और AlCl3 है, इसका मतलब है CH2 के साथ 2 Cl, एक सेल इधर तो एक सेल इधर, और यहाँ बेंजीन रिंग आपके दो होने, एक इधर और एक बेंजीन रिंग आपका इधर, तो इसका मतलब एक HCl इधर से निकल जाएगा तो एक HCl इधर से निकलेगा, और एरो पे क्या है आपका AlCl3, प्रोडक्ट क्या बनी CH2 प्लस आपका क्या निकला 2HCl, वहां CH के साथ यानी इसके साथ कितने Cl हैं, एक Cl इधर हुआ, एक Cl इधर हुआ, तो एक Cl इधर हुआ, 3 Cl हुए, 3 Cl के साथ कितने बेंजीन रिंग, 3 ही बेंजीन रिंग होंगे, कितने बेंजीन रिंग हुए आपके 3। अब आप क्या कहोगे सर ये तो बहुत छोटी सी बात थी, एक HCl यहाँ से, एक HCl यहाँ से, एक HCl यहाँ से, और AlCl3 आपका एरो पे, ये आपका बेंजीन रिंग। महिमा देखिए कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रही महिमा, ठीक है, एक Cl है तो प्रोडक्ट 2 Cl है तो 2 बेंजीन रिंग, 3 Cl है 3 बेंजीन रिंग। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, महिमा इसका आंसर बताएगी, महिमा आपकी जिम्मेदारी है केवल, अब किसी के सामने रिएक्शन को रखोगे तो वो थोड़ा ही कहेगा कि दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थोड़ा ही कहेगा, बट चाहे CH3Cl हो, चाहे CH2Cl2 हो, चाहे CHCl3 हो, चाहे CCl4 हो, सारे क्या है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। जितने हेलोजन एटम है उतने ही बेंजीन की आवश्यकता पड़ेगी। कितने हेलोजन एटम है, चार, चारों तरफ क्या लगा दिए, चार बेंजीन, क्या बन जाएगी प्रोडक्ट, सी के चारों तरफ 4 बेंजीन, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी है, सी के साथ इधर भी आपका बेंजीन रिंग हुआ, इधर भी आपका बेंजीन रिंग हुआ, इधर भी आपका, और इधर भी आपका, और प्लस आपके 4, पता चल गया ट्रिक है ना, क्लियर हुई बात, महिमा समझ आई बात बिल्कुल, आगे ना, तो इस टाइप से ध्यान रखते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग से कुछ नहीं पूछा जाता, एक चैप्टर को अच्छे तरीके से घिस के रख दो बस, एक चैप्टर को, ठीक है, एक चैप्टर जो सा करो उसे सलीके से घिसो और एक तरफ रख दो। नेक्स्ट हेडिंग कर लो फटाफट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे उतारो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
एक क्वेश्चन जरूर आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, आपके पास आता है, अक्सर हर बार आता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक क्वेश्चन जरूर आए। तो क्या कहोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में? अच्छा खुद सोचो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट करना। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल का दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक में क्या कहोगे सर? एक न्यूक्लियोफाइल को हटाना और दूसरा उसकी जगह लगाना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाएगी। देखिए यहाँ पॉइंट क्या आपका, आर सिंगल बॉन्ड एक्स है प्लस आपका न्यूक्लियोफाइल एन यू नेगेटिव आपने लिखा है, न्यूक्लियोफाइल लिखा है। तो यहाँ क्या कहेंगे, आर सिंगल बॉन्ड एन यू प्लस एक्स माइनस, तो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल को हटाया, यानी इसको यहाँ और इसको यहाँ ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं भाई, तो हट यहाँ से आपस में एक्सचेंज करना सीट्स को, उसको सब्स्टिट्यूट ही करना। तो इसको हटाया इसको लगाया, तो क्या हुआ आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लैंग्वेज नहीं याद रखनी, केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग ये याद रखना कि किसी एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापित करना, एक्सचेंज करने को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, क्योंकि जब 11 खिलाड़ी में से 12वां जाता है तो उसके ब्रैकेट में अगर कैच भी लेता है तो सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ आता है कि इसे 12वें खिलाड़ी ने, तो यानी वो सब्स्टिट्यूटेड था, किसी एक को बाहर किया उसको वापस किया, है ना? तो सब्स्टिट्यूट, किसी एक सब्स्टिट्यूएंट को हटाना दूसरे को लगा। लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कौन हुआ? न्यूक्लियोफाइल। इससे पहले कौन था? इलेक्ट्रोफाइल। अब तक इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था, अब हमारा है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपको याद रखना कि वे कार्बनिक रिएक्शंस जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा विस्थापित किया जाता है या प्रतिस्थापित किया जाता है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो those organic reactions in which one nucleophile substituted by other nucleophile known as the nucleophilic substitution reaction. टाइप्स कितने टाइप्स की होती हैं? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को NSR लिखेंगे। हम 2 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ेंगे रूपल। पहले क्या था? SN2 रिएक्शन, और दूसरा टाइप क्या था? SN1 रिएक्शन। एक SN2 रिएक्शन होती है तो एक SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है? SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन तो SN2 रिएक्शन। तो पहला हम लिखते हैं हेडिंग, SN2 रिएक्शंस को पढ़ते हैं। रिएक्शंस एग्जांपल्स क्या होता, सीधा सीधा लिखते हैं। क्या देखिए पॉइंट आपका, CH3Cl प्लस NaOH। NaOH के ब्रैकेट में क्या लिखा आपका? एक्वस NaOH। एक्वस NaOH है। एक्वस NaOH की जगह केवल OH नेगेटिव भी लिख सकते हैं, एक्वस OH नेगेटिव। तो NaOH की जगह OH नेगेटिव लिख सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट क्या बनेगा आपका? CH3OH प्लस आपका NaCl। क्या कहोगे? The reactions of methyl chloride with aqueous NaOH is an example of SN2 reaction। यानी अब आप ये कहो कि सर आपने कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को 2 क्लास में कैसे कैटेगराइज किया, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री रही है ये बताओ आप। कि यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वन इज द SN2, सेकंड इज द SN1। तो आप अपने दिमाग में सोचो कि आप कैसे कैटेगराइज किया था इसको, SN2 SN1। महिमा सोचे कैसे बता सकते हैं इसको? 2 बार यस यस यस, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैटेगराइज इन द 2 category. One is that which is complete in 2 steps is known as SN1 reaction. 2 steps हमेशा SN1। Those nucleophilic substitution reactions which complete in single step known as the SN2 reaction. तो यानी कौन रिएक्शंस कितनी स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि आप SN1 होगा या SN2 होगा।
SN2 हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। और यहाँ इस रिएक्शन का रेट, रिएक्टेंट एंड रिएजेंट दोनों की कंसंट्रेशंस पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द रिएजेंट, दोनों पर डिपेंड करता। अगर यहाँ CH3Cl की कंसंट्रेशंस में चेंज करोगे तो रिएक्शंस का रेट भी चेंज होगा। अगर NaOH की कंसंट्रेशंस में चेंज करोगे तो भी रिएक्शंस का रेट चेंज होगा। और पावर कैसे पता चली, 1 पावर है। अगर इसकी कंसंट्रेशंस डबल कर रहे हो तो रिएक्शंस का रेट भी डबल हो रहा है, तो इसका मतलब बाहर पावर 1 है। अगर NaOH की कंसंट्रेशंस डबल कर रहे हो तो रिएक्शंस का रेट भी डबल हो रहा है, इसका मतलब इसकी पावर भी बाहर 1 होगी। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या बन जाएगी बेटा, 1 + 1 2। बाई मोलिकुलर रिएक्शन आपकी, बाय मोलिकुलर रिएक्शन, द रिएक्शंस ऑफ रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ मॉलिक्यूल, इसलिए बाय मोलिकुलर, बाय का मतलब 2। एस का मतलब यहाँ एस, इसमें एस का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। एन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। 2 का मतलब क्या होता है, बाय मोलिकुलर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप बिल्कुल नए होते तो फिर SN2 का पूरा पूरा आपको लिखवा जाता, द सिंबल SN2 मीन्स S बराबर सब्स्टिट्यूशन, N बराबर न्यूक्लियोफिलिक, 2 बराबर बाई मोलिकुलर। बट आपसे नहीं लिखवाया क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात लिखवा जाएगा, अगर इतना तो लिखवाओ फिर तो 1 घंटे में तो SN2 SN1 ही हो फिर तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो स्मॉलर एल्काइल हैलाइड है, स्मॉलर एल्काइल हैलाइड यानी छोटे एल्काइल हैलाइड क्या देंगे हमेशा, SN2 रिएक्शन। और जो बड़े एल्काइल हैलाइड हैं वो देंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन बड़े और SN2 रिएक्शन छोटे। तो याद रखना, रेट जब अप्लाई किया तो रेट दोनों मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशंस पर रिएक्शंस का रेट डिपेंड करेगा। तो बाई मोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, ब्रैकेट में बाई मोलिकुलर रिएक्शंस लिखा है, एग्जांपल्स आपको ये लिखना है। उसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखनी है आप लोगों ने, मैकेनिज्म इसकी। तो मैकेनिज्म जब आप देखेंगे, मैकेनिज्म चेक करेंगे तो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगी। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। यहां पर आपने मैकेनिज्म लिखा है इसका, मैकेनिज्म आपका देखिए यहां पर C सिंगल बॉन्ड, Cl आपका, यानी हर एटम के पास 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, रूपल याद रखना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस कार्बन का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसका ओरिएंटेशन यहाँ बैक साइड में, ये क्या है, एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। और यहाँ आप OH नेगेटिव का अटैक करा रहे हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट विद द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। क्योंकि कहते हैं कि बैक साइड से क्यों अटैक कराया, उधर से क्यों अटैक नहीं कराया, तो बैक साइड से अटैक इसलिए कराया क्योंकि यहाँ कार्बन के पास, कार्बन का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एम्प्टी है, खाली है। तो उस खाली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा। तो यहाँ इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो फिर यहाँ पर ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसके पास चला जाएगा। तो इंटरेक्शन हुआ HO, यहाँ में डॉटेड बॉन्ड क्यों कर रहा हूं इस बात को आप समझें, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। यहाँ अगर मैं इसको भी डार्क कर देता तो 5 बॉन्ड होना, 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। कार्बन पेंटावेलेंट नहीं है, कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन की वैलेंसी 4। तो ये हाँ बाई नहीं टेट्रावेलेंट, बाईवेलेंट ग्राउंड स्टेट में, बाईवेलेंट ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में टेट्रावेलेंट है कार्बन। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट विद इन 10⁻⁷ सेकंड के लिए इसका फॉर्मेशन होता है। कितने सेकंड्स के लिए, 10⁻⁷ सेकंड्स के लिए, बहुत ही कम टाइम्स के लिए फॉर्मेशन होता है इस स्टेट, यानी इस स्टेट का ट्रांजिशन स्टेट। फिर यहाँ पर आपका क्या, HOC, एक आपका इधर यहाँ पर और एक आपका
तो आप क्या देखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेक करें आप, कैसा होगा। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है या अलग अलग है। द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द प्रोडक्ट जस्ट इनवर्ट्स टू द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशंस रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशंस के जस्ट क्या है, इनवर्ट है। इस बात को स्टडी करने वाला कौन था, पॉल वाल्डन। पॉल वाल्डन ने जो इस बात को स्टडी किया था, ठीक है। पॉल वाल्डन ने क्या स्टडी किया था, द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द प्रोडक्ट जस्ट इनवर्ट्स टू द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द रिएक्टेंट। आपने क्या याद रखना था, रिएक्टेंट का अभिविन्यास प्रोडक्ट के अभिविन्यास के अपोजिट है, उसी बात याद रखनी। जो रिएक्टेंट का ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन कहते हैं अभिविन्यास को, और जो प्रोडक्ट का अभिविन्यास है, ओरिएंटेशन है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनवर्ट हैं। और इनवर्ट इस बात को स्टडी करने वाला कौन था, पॉल वाल्डन। तो इसे क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। दिस इज नॉन एज द वाल्डन इन्वर्जन। तो रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करने वाला पॉल वाल्डन था। उसने देखा कि रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के जस्ट अपोजिट है, इन्वर्ट है, इसलिए इसका नाम हो गया था वाल्डन इन्वर्जन। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है या वीक न्यूक्लियोफाइल। SN2 रिएक्शंस में जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने Cl के साथ लड़ना है। यानी यहाँ Cl, हाँ स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, वीक तो नहीं, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन SN2 रिएक्शन, SN1 में वीक होगा। इसने यहाँ किसके साथ, इस कार्बन पर अटैक करना है, कार्बन पर अटैक करके Cl को क्या कह रहा, भाई निकल यहाँ से। लो, जैसे कोई किसी घर पे जाकर अटैक करता तो क्या एकदम घर से थोड़ा भाग जाएगा, वो सामने वाला क्या कहेगा, यार मेरा घर है, कहाँ अटैक कर रहा है, आराम से, है ना। तो वो जब कोई किसी के पास अटैक करेगा तो क्या कहेगा, यार क्यों इतनी, क्या कर रहा है। तो लेकिन जब इनकी दोनों की लड़ाई होती है तो वहां क्या होगी, लड़ने वाली स्टेट, उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। वो ट्रांजिशन स्टेट बनी, बाद में Cl- को हार माननी पड़ी, नहीं चला गया छोड़ दो, है ना। लेकिन अटैक करने वाला कौन है, OH नेगेटिव। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं बात। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, OH नेगेटिव बेस की तरह भी काम करता है। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं। ध्यान बस ये बताना आपको कि हाँ, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कब तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और कब बेस की तरह काम करते हैं। अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज प्रोटॉन यानी H पर अटैक करे, H एटम पर अटैक करे, तो हमेशा बेस की तरह काम करे। अगर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज H को छोड़कर बाकी कहीं भी अटैक करे तो वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। नेगेटिव चार्ज यानी OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा, OH नेगेटिव बेस की तरह भी काम करेगा, है ना। अच्छा, तो उनसे टेक्निकल दिए, ठीक है, उनसे टेक्निकल। और सुन लो ध्यान से, क्योंकि अगले जब नेक्स्ट वीक में आऊंगा तो ये तो क्लास तो रिकॉर्डिंग जितनी होनी तो होनी है, रिकॉर्डिंग के बाद फिर आए 1 घंटा आप लोगों की सिर्फ मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप लोगों के सामने ही पूछ लो GOC में प्रॉब्लम क्या है। आपको जितनी भी प्रॉब्लम आपके सामने आवे, पढ़ाई का फायदा तभी है। ऐसे मैं आपके सामने आके बोल के निकल जाऊं तो मुझे कोई आउटपुट नजर नहीं आएगा जब तक आप लोग प्रॉब्लम्स नहीं लेंगे। तो इस चैप्टर की जो भी तुम्हारे पास बुक है, मॉड्यूल है, जो भी कोई आपके पास सीट है, वो सब पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर मैं इसके यानी लेक्चर के बाद भी, रिकॉर्डिंग के बाद भी आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा कि जो जो आपको पूछने हो। बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए, सीधी सी बात ये है। आपके साथ पूरी मेहनत की जाएगी, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये इस वीक में आपको पूरा घिसना है चैप्टर, चाहे 20, 30, 50 जितनी प्रॉब्लम सबके आना तो उसे मुझे पूछेंगे, ठीक है। तो पॉल इसे वॉल्डन इनवर्जन कहते हैं। SN2 रिएक्शंस की मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, वॉल्डन इनवर्जन। दूसरा इसमें कौन होगा, मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टेंट के न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा इसमें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और 2 स्टेप मैकेनिज्म है, बायोमोलिकुलर है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ
more concentrations of reactant and nucleophile, दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा। कुछ बातें होती हैं ये आप लिख लिया करते हैं 4 पॉइंट पर स्टेप्स, है ना। स्मॉलर एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट इन द SN2 रिएक्शन, तो ये कुछ बातें ऐसे लिखा करते हैं, इसको वोल्डन इन्वर्जेंस कहते हैं सारी बातें। उसके बाद आपका पॉइंट आता है क्या, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस में कुछ नहीं, बस 2-3 बातें याद रखनी। SN1 SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और रिएक्टेंट्स की और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, इसको वोल्टन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका है SN1 रिएक्शन, क्या कहेंगे, SN1 मीन्स, SN1 मीन्स बता रहा हूं मैं, वैसे अपने आप लिखेंगे। S बराबर क्या होगा, खुद लिखना है। N बराबर क्या होगा, खुद लिखना है। 1 बराबर क्या है, खुद लिखना है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, एक अणु, बाइमोलिकुलर आपकी थी द्विअणु। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का मतलब, क्लियर हुई बात। SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर आपका। एग्जाम्पल कौन सा होगा इसमें आपका, एग्जाम्पल CH3 होल थ्राइस CCl की रिएक्शंस आपने करनी है, एक्वस NaOH के साथ करेंगे। एक्वस NaOH के साथ करने पर आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 होल थ्राइस COH प्लस आपका NaCl प्लस NaCl आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, वो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया आपका। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बना है आप, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपका बना है। इस रिएक्शंस का रेट CH3 होल थ्राइस CCl आपका, और ये आपका NaOH 0 और यहाँ पे 1। रिएक्शंस का रेट इंडिपेंडेंट है, सो द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा। रिएक्शंस का रेट डिपेंड कर रहा किस पे, रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है रिएक्शंस का रेट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगी इसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगी, और 1 का मतलब ये आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आपकी हुई। मैकेनिज्म इसकी, कंप्लीट इन 2 स्टेप। स्टेप फर्स्ट आपकी आयनाइजेशन, इसमें क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो आपने सोचा इसमें आयनाइजेशन क्यों हो रहा है, पहले CH3CCl, यानी आपके पास एक रिएक्शंस में तो आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा, और एक में होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान, हमारे पास तो रिएक्शन है बेटा, देख ध्यान से मैं आपसे पूछना चाह रहा है बात। एक SN2 रिएक्शन है बेटा, एक SN1 रिएक्शन है, इनमें से किसी एक में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसी एक रिएक्शन में, और दूसरी रिएक्शन में आपका पोलर, किसी दूसरे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा।
तो आप मुझे बताइए किसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा, किसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब दोनों ध्यान से देखो, प्रोटिक का मतलब होता है जो सॉल्वेंट जो विलायक प्रोटॉन देगा उसे कहते हैं पोलर प्रोटिक, जो प्रोटॉन नहीं देगा उसे कहेंगे पोलर एप्रोटिक। दोनों का डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। जिस सॉल्वेंट का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसे कहते हैं नॉन पोलर। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा उसे क्या कहेंगे, नॉन पोलर। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, पोलर। ये भी पोलर, ये भी पोलर। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन देने वाला, एप्रोटिक का मतलब प्रोटॉन न देने वाला। तो किसी एक रिएक्शंस में पोलर प्रोटिक को यूज करते हैं, दूसरे में पोलर एप्रोटिक को यूज करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी रिएक्शंस में पोलर एप्रोटिक और कौन सी में पोलर प्रोटिक यूज होगा। हाँ, पोलर प्रोटिक तो होगा SN1 में यूज, पोलर एप्रोटिक होगा SN2 में। याद रखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वो आपका यूज होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1। जब इसका यहाँ आप आयनाइजेशन कर रहे हो तो आयनाइजेशन पर ये आपका बन गया है, ये कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन बना प्लस Cl माइनस निकला। इस स्टेप को मैं क्या कह रहा हूँ, स्लो स्टेप कह रहा हूं। स्लो स्टेप, जो स्लो स्टेप होती है वो रिएक्शंस के रेट को डिटरमाइन करती है। स्लो स्टेप डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। याद रखेंगे, स्लो स्टेप हमेशा रिएक्शंस के रेट को डिटरमाइन करेगी, फास्ट स्टेप कभी भी रिएक्शंस के रेट को डिटरमाइन नहीं करती। तो जो आयनाइजेशन ऑफ है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का जो आयनाइजेशन हुआ वो किस पर डिपेंड करा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को, उसको आयनाइज करेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कार्बोकैटायन बना आपका फर्स्ट स्टेप में। स्टेप सेकंड में क्या होगा महिमा, स्टेप फर्स्ट में तो वह आयनाइजेशन, आयनाइजेशन किसने किया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने किया है। वहां आयनाइजेशन नहीं हुआ तो SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें। यहां आयनाइजेशन हुआ तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें। ठीक है, उसके बाद स्टेप आपकी सेकंड है। सेकंड स्टेप्स में आपका क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उसमें था पहले क्या, आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH3। देख यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों काम कर रहा है, क्योंकि पहले से एक्टिव हो गया ये, अब इतना एक्टिव हो गया इसमें तो कमजोर से कमजोर भी अटैक कर देगा। और वहां पर वो एक्टिव नहीं था, इसलिए वहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाह रहा था SN2 रिएक्शन में। यहाँ पर कार्बोकैटायन रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, तो जब ये खुद पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट है तो इसमें तो कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी, वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। इसलिए SN1 रिएक्शंस में आपका वीक न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व, SN2 में आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ अब दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, इधर से भी कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, लेफ्ट राइट। जब दोनों साइड से अटैक करता है, एक तरफ आपका OH यहाँ हुआ, ये आपके CH3 आपका हुआ। CH3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ME, मी लिखता हूँ तो मी मतलब CH3। OH आपका लेफ्ट में हो सकता है तो ये तीनों CH3 आपका। और ये आपका क्या है, 50% तो ये बनी और 50% ये बनी, वैसे मिक्सचर बना। क्या बना ये आपका, रेसिमिक मिक्सचर बना। और इस पूरी प्रोसेस को नाम क्या दिया, रेसेमाइजेशन। जैसे वहां गोल्डन इन्वर्जन कहा था, इसको यहाँ क्या कहते हैं, रेसेमाइजेशन। तो यहाँ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है तो दोनों साइड से हो रहा है, लेफ्ट राइट से अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों साइड से हो रहा है। यहाँ वीक की तरह काम, उधर स्ट्रॉन्ग। हाँ, यानी SN1 रिएक्शंस में जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल भी यूज कर ले।
कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर जाए, क्योंकि कार्बोकैटायन वहां एक्टिव हो गया, और जो अपने आप में रिएक्टिव हो गया तो उसको तो वीक भी अटैक कर सकता है। उधर वो रिएक्टिव नहीं था वहां से स्टेट, वहां पर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं SN2। ये कुछ बातें होती हैं जो आ जाती हैं थोड़ा। यहाँ क्या याद रखना है, एक बात याद रखनी है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन proportional to stability of, proportional to stability of carbocation, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ ये आपकी फास्ट स्टेप है बेटा, कौन सी स्टेप है ये, फास्ट। ऊपर वाली कौन सी थी वो आपकी, यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, आपकी इच्छा है। फास्ट यहाँ लिख दिया मैंने, फास्ट स्टेप यहाँ लिख दिया, फास्ट स्टेप। याद रखते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, तो आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, जो फास्ट स्टेप होते हैं उससे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्वेश्चंस अक्सर जो पूछा जाता है इसका यही पूछा जाता है कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस, देखे ध्यान से पढ़ा, बस यहाँ तक केवल। अब आप क्वेश्चंस बताएंगे, विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव towards SN1 reaction, which is more reactive towards SN1 reaction, option A CH2Cl, option B ऑप्शन C ऑप्शन डी महिमा देख ध्यान से मैंने क्या कहा है, मैंने कहा विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के प्रति कौन ज्यादा क्रियाशील है, यानी SN1 रिएक्शन के सापेक्ष कौन अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अब मैं बता के चलता हूँ इसलिए बिल्कुल तुम्हें दोनों, लेकिन पूछा करो जहाँ कोई ऐसी बात नहीं आती तो तुमसे पूछ लिया। ठीक है, हेजिटेट नहीं करना, जब आप घर से चले हो गई तो जो मोटो है उसको पूरा करो। ठीक है, ये नहीं कि आप बैठे हो, ऐसा नहीं। मैं पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं आपको सोचना कि क्योंकि मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता, जितना ज्यादा से ज्यादा पूछो तो उतने ज्यादा से ज्यादा बताया जाता, बिल्कुल ऐसा फील नहीं करता मैं, हाँ भाई क्यों नहीं इस बात का पता नहीं, तभी तो पढ़ रहे हैं यहाँ से, पता होता तो पढ़ने क्या जरूरत पढ़ रही थी ना, क्योंकि आप लोग भाई कुछ सीखने आ रहे हैं तो तभी तो आ रहे हैं सीखने, और तभी तो बताया जाएगा। रियान आपका नंबर है, फिर बता फटाफट, इनमें विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स, यही कहीं कुछ मैंने लिखा है, नोट करके लिखा, उस बात को देख ले पहले तो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता कार्बोकैटायन की के स्थायित्व पर निर्भर करती है, कार्बोकैटायन के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है, ये बात तो बता दी ना। क्या नाम बता तुझे अपना, मैं भूल गया था, आदित्य है, ये बात आदित्य भंडारी है, नहीं आदित्य क्या कहा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये जो चार आपके सामने ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन का कार्बोकैटायंस मोर स्टेबल होगा, जिसका कार्बोकैटायंस मोर स्टेबल होगा वो सबस्ट्रेट मोर रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। अब क्या कह रहे हो आप, इसका मतलब सर कार्बोकैटायंस को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि SN1 में भी कार्बोकैटायंस आ रहा, इसलिए मैंने कार्बोकैटायंस को बड़े अच्छे से लिखवाया आप लोगों से।
पांचों सीक्वेंस में लिखवाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन, पांचवें नंबर पे कौन, ये सारे इसलिए लिखवाए मैंने। ध्यान क्या रहा है क्या? ठीक क्यों लग रहा? पहला नंबर किसका लिखवा था कार्बन स्टेबिलिटी में? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल लिखवाया था, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल लिखवाया था। तो जहां जहां आपका सीएल जुड़ा हुआ है, जहां जहां आपका सीएल जुड़ा हुआ, सीएल हटाओ, इसका कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? ये आपका CH2+ ये कार्बोकैटायन बना इसका। इसका कार्बोकैटायन श्रीयान क्या बना? इसका कार्बोकैटायन ये बना। इसका कार्बोकैटायन क्या बना? इसका कार्बोकैटायन आपका ये बना। इसका कार्बोकैटायन क्या बना? तो रियान ये तो बेटा किसी भी सूरत में स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये तो लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, और लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल बहुत रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली अंडर नॉर्मल कंडीशंस नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकैटायंस बेंजीन रिंग पर जो आपका फिनाइल जो कार्बोकैटायंस है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि स्टेबल नहीं है ये टी वाला। अब आपको सोचना, मैंने चारों सबस्ट्रेट के कार्बोकैटायंस आपके सामने लिख दिए हैं, चारों सबस्ट्रेट के कार्बोकैटायंस आपके सामने लिख दिए, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल, यस, शादी का बता रही है, कौन से वाला है? फर्स्ट नंबर का जो लिखवा था मैंने, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। उसके बाद कौन लिखवा था? एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन सा है? बी। तो सबसे ज्यादा कौन है? सी। उससे कम कौन है? बी। उससे कम कौन हो जाएगा? ये वाला। और सबसे कम आपका डी। तो इसका आंसर हो गया सी आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी। शादी का 12th में कितने थे परसेंटेज? कितनी थी 12th में? इसी साल क्या ना 12th? समझ गए ना बात? नीचे वाला तो मैं डालू। क्वेश्चन अगला बेटा, अरेंज इन द increasing order of reactivity, increasing order of reactivity towards SN1 reactions, SN1 reaction of the following, of the following। रियान क्लियर होगी ना बात बेटा? है ना? इल्मा इसका आंसर आपने बताना बेटा। इनको SN1 रिएक्शंस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये फर्स्ट है। यहां अगर ऐसे कुछ नहीं होता, वहां क्या माना जाता है भाई? CH3। अगर यहाँ कुछ नहीं जुड़ा होता, यहाँ क्या आपका CH3। इन चारों को SN1 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आंसर मुझे बताएंगे जो भी कुछ हो।
डी वाला नहीं है ये। अच्छा अच्छा, ये आपको चारों SN1 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो सबसे कम रिएक्टिव जो है उसको पहले, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इनको रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है चारों, और वो भी SN1 रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में। चल बता साक्षी, तेरा नंबर है, बता फटाक से। सबसे कम बता कौन रिएक्टिव है, बस ऐसे बोलते चले जाओ, अपने आप हो जाएगा आंसर। सबसे चारों में से सबसे कम रिएक्टिव कौन है? सीएल वाला। हम्म? अरे क्या नाम है आपका? हैं? फिजा। तो चल पड़ा है आपका दिमाग अच्छे से, है ना? बढ़िया बात है। अच्छा तूने बताया था, ठीक है। थर्ड सबसे कम है, बिल्कुल एकदम सही है। थर्ड सबसे कम है, बिल्कुल सही बात है। उससे ज्यादा सेकंड भी एलाइलिक कार्बोकेटायंस बनाएगा, और फोर्थ भी एलाइलिक कार्बोकेटायंस बनाएगा। सेकंड भी एलाइलिक कार्बोकेटायंस बनाएगा, और फोर्थ भी एलाइलिक कार्बोकेटायंस बनाएगा। क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। एलाइलिक कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो एलाइल कार्बोकेटायंस हो जाएगा, है ना? तो फिजा यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस चार्ज होगा इस पे CH3 है, इस पे एलाइल कार्बोकेटायंस है, ये भी एलाइल कार्बोकेटायंस है। बस इस एलाइल कार्बोकेटायंस के पास कोई अल्फा एच एटम नहीं होगा, और इस एलाइल कार्बोकेटायंस के पास अल्फा एच एटम होगा। तो जब इसके पास 3 अल्फा एच एटम होंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। कम स्टेबल कौन हो गया? फोर्थ। तो फोर्थ पहला आ जाएगा, फोर्थ से ज्यादा कौन हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, और ये तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, तो उसके बाद आपका ये फर्स्ट होगा। तो आपने क्या कहा, अच्छा सर SN1 रिएक्शंस पर अगर क्वेश्चंस पुट अप किया जाएगा तो सीधा सीधा सा मतलब उसका तो कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, वो तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस पर डिपेंड करेगा। तो आपको ये अगर कोई वैसे पूछ लेता ABCD करके विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शंस, तो फिर आपका फर्स्ट हो गया था। विच इज द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शंस, थर्ड हो जाता। लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, विच इज लीस्ट रिएक्टिव, which is least reactive towards SN1 reaction, which is least reactive towards SN1 reaction, which is least reactive towards SN1 reaction, लीस्ट रिएक्टिव कौन है SN1 रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में, ये बताना है। Which is least reactive towards SN1 रिएक्शन 3, इससे तो बता कम से कम बेटा, तो तो ये बताना, बस सीधी सी बात ये है। फिजा मेहनत कर, जम के तू कर रही है मेहनत। लीस्ट मतलब, हाँ एकदम पूछा कर, लीस्ट का मतलब कम, कम रिएक्टिव, लीस्ट कम से कम क्रियाशील जो है। लीस्ट मैंने कम, और मोस्ट का मतलब अधिक, लीस्ट है ना, इसका ऑप्शन होगा
तीन नहीं, सर आज तो इसने बता दिया। कौन सा अच्छे लड़के हैं बेचारे। कोई बात नहीं, पता क्या है, प्रोफेसर ऐसा लगेगा कि इंफीरियर ना हुआ बिल्कुल भी। ये पहले दिन इसको भी देखे, इंफीरियर को पहले दिन दूसरे दिन कम समझ आया और धीरे धीरे करके समझ आना शुरू। ये तो अगर आप मन में ठान लोगे कि नहीं समझ आए इसका, है ना। और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, इतना बढ़िया तुम्हें अगर कोई और दूसरा मिल जाएगा तो मुझे बात सर नहीं पढ़े आप इसे आप यस सर है। सर पहले आ सकते हो पहले मुझे पता है 2-3 महीने देखा तो हाँ बोलते ही जाते हैं। तो रिहान आपने सबके कार्बोकेटाइंस क्यों नहीं बना रहा? पहले वाले का कार्बोकेटाइंस बना तो कोई चीज चार्ज यहाँ आ गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, ये सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइंस हो गया। इस पे यहाँ किस पे पॉजिटिव चार्ज आया? उस पर पॉजिटिव चार्ज आया जिस पे डबल बॉन्ड है, CH पे। तो ये जो कार्बोकेटाइंस होगा, इसका जो कार्बोकेटाइंस होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो पॉजिटिव चार्ज आया इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp है। और sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये तो बहुत ही भुक्का है बिल्कुल एकदम से, क्योंकि s कैरेक्टर इसके पास बहुत ज्यादा हो गया। s कैरेक्टर कितना हो गया? 50%। और s कैरेक्टर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। बहुत बेचैन है ये बिल्कुल, इसे एकदम से इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करना है, तो बिल्कुल अनस्टेबल है। ये कार्बोकेटाइंस अनस्टेबल है, बाकी सारे कार्बोकेटाइंस स्टेबल हैं। और जो कार्बोकेटाइंस लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट स्टेबल, मोर रिएक्टिव। तो इन चारों में से जो मोर स्टेबल होगा, अगर यहाँ कहता कोई विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस तो डी ऑप्शन, और विच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस डी हो गया। तो बी तो हो गया लीस्ट रिएक्टिव, डी हो गया मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, कार्बोकेटाइन निकालिए सी वाले। सी वाले का कार्बोकेटाइंस बेटा देखिए यहाँ पर CH3 CH2 पॉजिटिव हो गया बेटा, और इस पे अल्फा कार्बन हो गया। इसके 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा एच एटम। कितने अल्फा एच एटम बेटा? 3 अल्फा एच एटम है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन वाले लेक्चर में आप एब्सेंट थे, है ना। कोई नहीं होता, मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने बताया था आपसे इसका, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका। चल अब नेक्स्ट लिखो फटाफट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद अब आपका नंबर आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 12 बजे को पढ़ाओगे ना जब तक आप सर आज से कर दियो लेकिन लेकिन खाना बनाना है ना। स्टार्टिंग पता है सर, थक जाना है रातों को मुझे पढ़ते स्कूल में पढ़ाना है सर, मुझे खाना अब स्कूल में पढ़ाना है। यस सर, तक जाओ मैं शाम छोड़ देंगे 11:35। यस सर। चलो अच्छा लिखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। माई मत प्रॉब्लम्स निकाल के ला किसी दिन, ऐसी कोई बात बताएगा। चलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एल्केन प्लस हेलोजन, चलो हेलोजन की जगह Cl2 लिख देता हूँ, प्लस लाइट एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड प्लस HCl। एल्केन की किसके साथ रिएक्शंस आपको कैसे याद रखना बेटा? एल्केन की हेलोजन के साथ रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। रिएक्शंस ऑफ एल्केन, ये रहा एल्केन विद क्लोरीन विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो एरो पे लिखा जाता है उसकी उपस्थिति होती है, तो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं आप। लाइट की उपस्थिति में एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ क्या कहलाएगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती है। तो यहां से ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं, वैसे लैंग्वेज नहीं लिखते है ना। तो जो सबसे पहले आपका जो एरो लगा हुआ पॉइंट आपका उसकी प्रेजेंस में,
CH4 प्लस Cl2 लाइट CH3Cl प्लस HCl, ये भी मैंने लिख दिया ऐसे। इसकी मैकेनिज्म हमेशा 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी मैकेनिज्म बेटा, कंप्लीट इन द फॉलोइंग 3। नंबर फर्स्ट स्टेप होती है आपकी चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन, बताओ इसका मतलब क्या होता है? इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट करना, चेन को आरंभ करना, इनिशिएट करना। चेन इनिशिएशन स्टेप होती है। इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पॉइंट देखें, Cl के साथ ये Cl के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं। होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक करते हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री, क्या बनता है फर्स्ट स्टेप में आपका? क्लोरीन फ्री रेडिकल। दूसरा आपका है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन होता है आगे बढ़ाना, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। CH4 जो है केमिकली इनर्ट होती है CH4, क्योंकि CH4 में सारे जो बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो लेकिन जब उसके साथ कोई रिएक्टिव आएगा फ्री रेडिकल जो होते हैं, ये चाहे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बने, चाहे वैसे कहीं फ्री रेडिकल होता है, रिएक्टिव होता है, परेशान करता है। फ्री रेडिकल्स आपका क्लोरीन इस पे, यानी ये फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा। कैसे लिख देता हूं मैं इसको, यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ H, ये H, ये H, तो यहाँ पर ये H, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक H का है तो एक C का है। H अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला जाता है, तो यहाँ मिथाइल फ्री रेडिकल बना, प्लस आपका HCl निकल गया। क्या बना ये? मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल बना। मिथाइल फ्री रेडिकल दोबारा किसके साथ रिएक्शंस कर रहा है? मिथाइल फ्री रेडिकल रिएक्शंस कर रहा है क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन अपना लेकर ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ बना आपका मिथाइल क्लोराइड प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पर, और फिर आपका मिथाइल फ्री रेडिकल मतलब मिथाइल कहाँ आएगा? मिथाइल यहाँ आएगा। तो ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप का मतलब ये आगे बढ़ती रहेगी, ऊपर वाली स्टेप्स नीचे वाली की हेल्प, नीचे वाली ऊपर वाली ऐसे। उसके बाद है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना, चेन टर्मिनेशन स्टेप। मान लीजिए किसी को उसकी नौकरी से बेदखल करना है, तो कहते हैं वो तो टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट वर्ड है उसको हटाना वहां से, है ना, तो रोकना अपने उसको, किसी के काम से उसको रोकना, उसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं उसको। चेन टर्मिनेशन स्टेप। कोई 2 फ्री रेडिकल आपके, देखिए कितने टाइप के फ्री रेडिकल बने हुए? 2 टाइप के फ्री रेडिकल बने हुए हैं। 2 टाइप के फ्री रेडिकल बने हुए हैं बेटा, एक Cl फ्री रेडिकल बना हुआ, तो एक आपका मिथाइल फ्री रेडिकल बना हुआ है। 2 टाइप के फ्री रेडिकल बने हुए हैं। हो सकता है एक बार में दोनों ही सेम टाइप के फ्री रेडिकल रिएक्शंस करे तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन। हो सकता है कि एक मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शंस करे तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। हो सकता है कि दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ ही रिएक्शंस करें, तो प्रोबेबिलिटी रिएक्शंस करने की कितनी है? 3 है। दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ सकते हैं, एक मिथाइल एक क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में जुड़ सकते हैं, दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में ऐड हो कर सकते हैं। तो 3 आपके। कैसे? एक आपके पास बॉक्स है, इस बॉक्स में 50 तो ब्लैक बॉल है और 50 आपकी व्हाइट बॉल है। मैं आपसे कहता हूं कि कोई 2 बॉल निकालियो, तो आपने 2 बॉल निकाली, हो सकती है क्या दोनों बॉल आपके हाथ में ब्लैक आ जाए, दोनों बॉल आपके हाथ में व्हाइट आ सकती हैं, एक ब्लैक एक व्हाइट। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3। इसलिए यहाँ प्रोडक्ट कितनी बनी? सीधी सी बात है, कोई बड़ा ऐसी बड़ी बात ही नहीं है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्वेश्चंस कैसा आएगा? क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि मैं हर
टॉपिक का क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, बस वो मेन ध्यान रखना होता है कि इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल बी, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। तो अगर लगातार आता तब का तो बहुत होशियार हो जाता, तो है ना, बहुत फास्ट हो जाता, फास्ट। ध्यान कल से आ बिल्कुल आगे पूछा करो। अब की बार मैं किसी दिन एक दिन ना क्लास 2 घंटे की सिर्फ डाउट सेशन रखूंगा। आओगे फिर आप, मैं तो इसीलिए आया था, आज आ जाओगे। अच्छा, कल अब की बार 2 घंटे की डाउट सेशन क्लास रखूंगा, अगर नहीं पूछेगा तो बस फिर धुलाई होगी तुम्हारी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेकर, ज्यादा से कुछ भी पूछे आप, उल्टा पुल्टा, ऐसी कोई बात नहीं। जब उल्टा पूछेंगे तो फिर आपको ये तो सेंस होगी, हाँ यार ऐसे नहीं पूछना, क्वेश्चंस को ऐसे पूछना, ठीक है। The major product of the following reactions will be questions. The major product, the major product of the मेन मेजर एक ही बात है, मेन का हो मेजर का हो एक ही बात है, उसमें मेन मेजर एक ही बात है। द मेन प्रोडक्ट का हो द मेजर प्रोडक्ट का हो एक बात है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, मेन मेन मतलब मुख्य, आपके मुख्य प्रोडक्ट क्या होगी, मेजर का मतलब ज्यादा, जो ज्यादा होगी वही मेन होगी, तो मेन मेजर एक ही बात होती। यहाँ पर ये रिएक्शंस आपके पास ऐसे लिखा है मैंने ये, और यहां मैं लिख रहा हूं Cl2, एरो पे लिख रहा हूं UV, यहां आपको बताना है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट बतानी क्या होगी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि इसका आपने मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल देखना है, कौन सा बनेगा। ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का हो या रिमूवल का हो, एक ही बात है। एब्स्ट्रैक्शन और रिमूवल, रिमूवल ऑफ H एटम्स, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक H, सबसे ज्यादा आपको कौन सा है, बेंजाइलिक H, बेंजाइलिक H के बाद एलाइलिक H, उसके बाद आपका 3 डिग्री H, 2 डिग्री H, उसके बाद 1 डिग्री H। ये आपको याद रखना है, यानी H एटम को हटाना और हेलोजन एटम को लगाना। रियान में क्या कर रहा हूं, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ H एटम्स, यानी यहां से कौन सा H एटम इजिली रिमूव कर सकते हो और उस पर आप हेलोजन एटम लगा सकते हो। तो ये ऑर्डर याद रखना। बेंजाइलिक किसे कहते हैं, बेंजाइलिक H क्या होता है, बेंजीन से जुड़ने वाले कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये वाला H अगर यहाँ क्लोरीन की रिएक्शन करते हो आप लाइट की प्रेजेंस में, तो यहां से H आपका हटेगा सबसे इजीली, क्योंकि सबसे इजीली, ईज मतलब इजीली वाला ईज, आसानी से, ईज मतलब आसानी से, इजीली वाला ईज, आसानी से। तो ईज ऑफ रिमूवल ऑफ H एटम्स, सबसे इजीली H एटम्स से हटेगा बेंजाइलिक, उसे थोड़ा एलाइलिक, उसके बाद 3 डिग्री H, 3 डिग्री H का मतलब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ H होगा, उसके बाद 2 डिग्री H, उसके बाद 1 डिग्री H, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या सर्च करना, सर बेंजीन तो ये है नहीं, ये है क्या, एलाइल है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, ये एलाइलिक कार्बन, ये भी आपका एलाइलिक कार्बन। ये एलाइलिक कार्बन कितनी डिग्री का है, 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन। ये कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन, क्योंकि इससे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 डिग्री एलाइलिक हुआ। ये कितनी डिग्री का है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 डिग्री आपका, ठीक हुआ। तो यहां पर यानी ये एक H यहाँ है, ये वाला H, एक वाला H आपका ये है, कौन सा H निकाले हैं, लम्मा बताओ फटाफट। 3 डिग्री का मेजर प्रोडक्ट क्या बन गए आपके, मेजर प्रोडक्ट आपकी क्या बनी, ये आपकी मेजर प्रोडक्ट। एक ऑप्शन ये होगा, बाकी 3 ऑप्शन कोई और बना देंगे,
पहले ध्यान से देखो क्या कहा मैंने, कौन सा H निकला। जब भी कभी लाइट लिखते हैं, लाइट का मतलब है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कौन से वाला H सब्स्टिट्यूट हुआ बाय द हेलोजन एटम। सारी का क्लियर है, ये बात याद रखनी है। ईज ऑफ रिमूवल ऑफ H एटम्स, सबसे इजीली कौन सा, बेंजाइलिक, उससे कम आपका एलाइलिक, उससे कम आपका 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री। वहां आपका बेंजीन तो नहीं है, बेंजीन ने तो एलाइल है, तो एलाइल का फिर सोचो। एलाइल में भी 2 टाइप के एलाइलिक कार्बन है, एक एलाइलिक 3 डिग्री का है, एक एलाइलिक 2 डिग्री का है। तो 3 डिग्री वाले का ईज ऑफ रिमूवल H एटम्स इजीली होगा, 2 डिग्री का थोड़ा सा लगता है। इसमें सिर्फ चलो इतना क्यों है? चुप रहो। इसमें सिर्फ लिखेंगे सर मतलब हाँ प्लस HCl भी निकाल लो, प्लस HCl भी लिखो, प्लस HCl भी लिखना हो। और क्या कर बेटा ऐसा काम चलते, ठीक है। अभी हो गया काफी बढ़ थी आज हम लोग तीन भाई लगे दोनों मुझे शर्माओ ना बिल्कुल भी हो, ठीक है। क्योंकि आदित्य ऐसे बंद करते बेटा, आदित्य भंडारी समझ रहे हो, हेजिटेट नहीं करना बिल्कुल नहीं। अब तो तुम्हें